अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात करीब आते ही मुल्की सियासत में अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर कुछ मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। अहम मुलाकातें की गई हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से। उनकी जानिब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, यूसुफ रज़ा गिलानी से अलग अलग मुलाकातें की हैं। फिर बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। कायद नून लीग नवाज शरीफ और डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें पोलिटिकल और इकनॉमिक चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई। आम इंतखाबात के हवाले से पार्टी की तैयारियां कैसी हैं, इस पर भी बातचीत हुई। जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट से जो मुलाकात हुई उनके दरमियान, तो दोनों ने पाक बरतानिया ताल्लुकात पर बातचीत की है। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू की और ये कहा कि सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम लाया जा सकता है। अमरीकी सफ़ीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन के दरमियान भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत की गई है। तो एक तरफ ये मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ इन मुलाकातों पर तनकीद भी हो रही है, सवालात भी उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफ़ीर की नवाज शरीफ से मुलाकात का जो एलामिया सामने आया था उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत करार दिया है और मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अमरीका और बरतानिया के लिए पाकिस्तान की सियासत इतनी अहम क्यों हो गई है? फिर क्या ये मुलाकातें रूटीन मैटर है, होता है हर इंतखाबात से पहले, या फिर इसे मुदाखलत के ज़ुमरे में लिया जा सकता है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजफ़ साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, जबकि सीनियर तजियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, थोड़ा डायनामिक समझाइएगा, जिस तरह की मुलाकातें हुई हैं अमरीकी सफ़ीर की फिर बरतानवी हाई कमिश्नर की, ये मुलाकातें क्या अनयूजुअल हैं, होनी नहीं चाहिए? प्रोटोकॉल क्या कहता है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये मुलाकातें दो लेवल पे होती हैं। एक वो होती है जिसमें रामीन को, राव साहब को, मुझे और मोहम्मद अली साहब को कोई तस्वीर नज़र आती है, कोई टीवी पे नज़र आता है कि जी ये मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, डोनाल्ड ब्लूम ने ये बात की, ठीक है। और फिर उसके बारे में रिपोर्ट भी होती है कि इन मौज़ूआत पे बात हुई। दूसरी मुलाकात होती है वो जो कि सामने नहीं आती, उसका सिर्फ चौकीदारों को, गेट कीपर्स को पता होता है कि कौन सी गाड़ी आई, किस तरफ गई, कहाँ मुलाकात हुई। और वो नॉर्मली ये होता है कि 1-on-1 होती है या किचन कैबिनेट के कुछ 2-3 लोग होते हैं जहाँ पे कि असली फैसले किए जाते हैं। ये तो हो गई मुलाकातों की दो किस्में। अब आते हैं कि क्या ये यूजुअल चीज़ है, क्या ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन उसमें यह है कि रेसिप्रोसिटी देखी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका के सफ़ीर हैं यहाँ पे, तो वो आने वाले जो इलेक्शंस में जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है उससे जाके मिलते हैं, तो क्या हमारे सफ़ीर जो वाशिंगटन में हैं, क्या उनको इजाज़त है कि वो उन पार्लियामेंटेरियन से मिल सकें, स्पीकर से मिल सकें और उस तरह की बात कर सकें जिस तरह की ये कर रहे हैं? तो उसमें मैं आपको बड़े वसूख से ये बताऊंगा कि ये सहूलत सार्फिन को मुयस्सर नहीं है। अब होता ये है कि आप जो है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा पहुंच पसंद नहीं है, यानी ये नहीं होता। और हमारा सफीर जो लंदन में है, जो हमारे हाई कमिश्नर लंदन में हैं, या हमारे सफीर जो वाशिंगटन में हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा पहुंच होती है वहां के दफ्तर खारजा तक। और उस दफ्तर खारजा में भी ये होता है कि वो जो सेकंड सीनियर मोस्ट होता है या थर्ड सीनियर मोस्ट होता है, उसको हम इंटरलॉक्यूटर कहते हैं कि जी आपने जो बात करनी है इनसे आके बात करें। ठीक है। अब ये है कि वो अपने ज़ाती तौर पे, मसलन मसूद साहब हमारे इस वक्त यानी वाशिंगटन में सफ़ीर हैं, वो ज़ाती तौर पे किसी पार्लियामेंटेरियन से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब तीसरे लेवल पे ये बात आती है कि बातें किस किस्म की होनी चाहिए डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में और किस किस्म की नहीं होनी चाहिए। उसमें सिंपल सी बात यह है कि अमेरिका चूंकि एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, बरतानिया चूंकि बरतानिया बहादुर है, उनकी चलती है। और याद रहे, ठीक है, अच्छा अब क्या हम भी ये करते हैं? हमें ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। एक बात इसमें बड़ी जरूरी है देखने की कि जब आप इस किस्म की मुलाकातें करते हैं तो ज़रा अपने मुल्क का और अपनी हाकमियत का और कोई इज्जत का जो है ना वो हिसाब किताब ज़रूर रखें उसमें। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, यही सियासतदान जो हैं, मैं नाम नहीं लेता, ये सारे सियासतदान जो मिलते हैं बाहर के सफ़ीरों को, ख़ासतौर पर ये पब्लिक को बताना चाहते हैं जी देखें हमारी पहुंच किधर तक है, देखें अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, देखें बरतानिया को हमारे पास लाहौर में आके मिले हैं। ओ बाबा, उसका काम है ये कि वो मिले, आप क्यों मिल रहे हैं? पहले तो ये बताएं आपने उससे क्या बात करनी है।
ठीक है। आपने अगर बात करनी है तो बताएं, और आपके सफीर वहां मौजूद हैं। आपका अमेरिका में सफीर मौजूद है, हाई कमिश्नर आपका लंदन में है। जो बात आपने उनकी हुकूमतों से करनी है उनसे करें। इस वक्त की आखिरी बात जी, देखिए खुददार कौमें क्या करती हैं, खुददार कौमों के खुददार लीडर क्या करते हैं। वहां पे एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। नेल्सन मंडेला को सारी दुनिया जानती है, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री भी हमें पता है, अपार्थाइड का भी हमें पता है। नेल्सन मंडेला के होते हुए इलेक्शन होता है पहला साउथ अफ्रीका में, तो अमेरिका से एक पैगाम आता है जी कि हम आपके यहाँ इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भेजना चाहते हैं, बताइए कब उनको आप रिसीव करेंगे। ठीक है। तो एक खुददार कौम का एक खुददार लीडर उनसे कहता है कि हमें भी इजाजत दीजिए कि हम आपके यहाँ आके आपके इलेक्शंस को ऑब्जर्व करें। अगर आप हमें इजाजत देंगे तो फिर आप आ सकते हैं साउथ अफ्रीका में। ये होते हैं वो खुददार यानी लीडर जिन्होंने अपनी साख, अपनी इज्जत और अपना एहतराम और तहरीम जो उनके मुल्क की है उसके लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये है कि एक नेशनल डे की रिसेप्शन होती है अमेरिका की, यकीन कीजिए वजीरों की लाइन लगी हुई होती है कि जी हमें भी बुलाएं। और मैंने ऐसे भी वज़रा देखे हैं जिन्होंने के कह के दावतनामा मंगवाया है। तो ये सूरत हाल है। राव खालिद साहब, ये रेसिप्रोसिटी का जो एक आंसर है ये मिसिंग नज़र आता है, तो क्या ये हमें ऑटोमेटिकली एक वीकर साइड पर ले जाता है, या फिर हम वीकर साइड पे हैं इसलिए हमें ये करना पड़ता है विदाउट एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आप उसमें सारा उन्होंने कह ले कुज़े में दरिया को बंद कर दिया था। तो हमारी सूरत हाल जो हम जिस किस्म की सूरत हाल में रहे हैं, जिस तरह से हमने पिछले 70-75 साल गुजारे हैं, 70 साल पर्टिकुलरली, पहले 5 साल तो हमारे अच्छे कायद रहे, कायद आज़म रहे और लियाकत अली खान रहे। तो उसके बाद से हमने जो 3-4 साल के बाद हमने जो सिलसिला शुरू किया वो जाहिर करता है कि हम किस किस्म के इन्वायरमेंट पे रहे और किस किस्म के रहे। फिर इंटरनेशनल पावर्स के यहाँ पे कंसर्न्स, अमेरिका का ख़ास तौर पे यहाँ पे किस किस्म का रहा और हम किस तरह से उसके कह ले के अलाई के तौर पे, जी अलाइड ऑफ अलाइज कहा जाता था हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका का। तो वो वली खान ने अपनी बुक में बाकायदा उसका मेंशन किया और बड़ा तफसील से लिखा उन्होंने। तो वो उस हवाले से हम रहे हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है, को 35-36 साल हो गए हैं, उस वक्त से हम यही सुनते आ रहे। उससे पहले अखबारों में भी पढ़ते थे कि जो यहाँ पे होता है अमेरिका या बरतानिया के जो सफ़ीर या हाई कमिश्नर होते हैं वो वायसराय होते हैं, जो प्री पार्टीशन हुआ करते थे मलका बरतानिया के, जिस तरह यहाँ पे जब वो हुकूमत कर रहे थे, तो वो वायसराय का दर्जा उसे दिया जाता है। और हम अपने रवैये से भी ये जाहिर करते हैं, हमने कभी उनको सफ़ीर माना ही नहीं, हमने वायसराय ही माना है। और हम हुक्म अदूली भी नहीं करते और उनको सर आंखों पे हमेशा बिठाते हैं। चाहे सराला का हमला हो जाए, चाहे साइफर का मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हमेशा उनको बहुत इज्जत एहतराम से रखते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना अर्सा पीटीआई की हुकूमत रही, यहाँ पे अमरीकी सफ़ीर नहीं मौजूद था। अच्छा। एक्टिंग उनके जो सेकंड इन कमांड थे वही करते रहे। वो ख़त्म होने के बाद ये डोनाल्ड ब्लूम आए और ये कह लें कि कोई डोनाल्ड नाम से मेरा ख्याल है पीटीआई के कोई बुरा शगुन जिसको कहते हैं, डोनाल्ड लू हो, डोनाल्ड ब्लूम हो, अब पता नहीं डोनाल्ड डक किस तरह से इनके खिलाफ साजिश कर लेगी। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप के जी, वो डोनाल्ड के चक्कर में फिर वो उन्होंने समझा सारी अच्छे होंगे तो वो उस तरह से है। लेकिन आप मुलाकात की बात करते हैं तो डोनाल्ड लू की भी तो मुलाकात हुई थी ना, तो वो भी एक तारीखी मुलाकात थी जिसपे हमारे मुल्क में अभी तक अफरा तफरी मची हुई है और ये ऊंट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। तो ये जो मुलाकातें हैं सफारतकारों की, कोई हरज नहीं है, मेरा ख्याल है मिलते हैं लोग, पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, उससे मिलते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो तासुर देने की उससे कोशिश की जा रही है, दो चीज़ें की जा रही हैं बैक वक्त। अगर आप देखें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुलाकातें, ये जो तासुर बुनियादी तौर पे किया जा रहा है क्रिएट, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ये, ताकि इलेक्शन आ रहे हैं, जाहिर है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और हमारे यहाँ ये इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, कैंडिडेट्स पे पर्टिकुलरली होता है, वोटर पे हो ना हो, इसलिए ये चलेंगी चीज़ें, ये होंगी भी, मुलाकातें होंगी, उसका तासुर कुछ जाएगा। पीटीआई वालों से भी होगी मुलाकातें उनकी। मेरा ख्याल है कि वो ये एम्बेसडर्स वगैरह मिले होंगे या मिलेंगे।
शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो की थी मुलाकातें कई सफ़ीरों से, एक सफ़ीरों के ग्रुप से मुलाकात की थी कुछ गिरफ्तारी से पहले उन्होंने, बिल्कुल जिसमें उन्होंने अपना मतमा नज़र पूरा पेश किया था। तो इसलिए ये नॉर्मल बात है, उसको इस्तेमाल किस तरह से पॉलिटिकल जमातें करते हैं, उससे फिर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है। सही बात है। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं मुलाकातों को? ये मुलाकातें करनी पड़ती हैं, करनी चाहिए, और क्या मैसेज जाता है इससे? क्या इसमें कोई मायने खेज इसको कहा जा सकता है इन मुलाकातों को? कोई हिडन एजेंडा हो सकता है इन मुलाकातों का? जी बहुत शुक्रिया। मैं अब सुन रहा था अभी बड़ा जबरदस्त एनालिसिस। मैं इसको एक डिफरेंट जाविये से पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है और असर क्या पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान 4-5 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जी कुछ हकायक को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो और पाकिस्तान को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, काउंटर टेररिज्म का, इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये तीनों जो मामलात हैं, इसमें अमेरिका जो है काफी दिलचस्पी भी रखता है और हमारी भी काफी तवक्कुआत हैं अमेरिका से मदद के हवाले से। फैटफ का रिव्यू हो, हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की मंडी भी अमेरिका है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारी बहुत बड़ी डायस्पोरा है, उसकी रेमिटेंसेज आती हैं। फिर हमें IMF वर्ल्ड बैंक में भी जो सुनवाई है, मुझे फ्रैंकली कहने दीजिए, उसमें अमेरिका का असर मैटर करता है। ये कोई न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इदारे नहीं है ये। सही बात है। चौथा ये कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट रुकन है और उसकी एक पाकिस्तान की दिफाई ताउन के हवाले से और मामलात जो है उनमें भी बड़ी अहमियत है। अब मैं इसको ले आता हूँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जो ज्यादा दिलचस्प है मामला। मेरे ख्याल में जो कुछ अभी बैरिस्टर साहब ने और राव साहब ने बात की, उसको मैं कंटेक्चुअलाइज करता हूँ। पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका के साथ आपके कुर्बत या रवासिम की जो नौयत है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है ऑप्टिक्स के लिए। अच्छा, आप देखिए, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे एक सदर थे 60s में, वो दिखाते थे, उनकी पिक्चर होती थी कि देखें जी मैं JFK के साथ कितना कॉर्डियल हूँ, फ्रेंडली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने अमेरिका की चीन से दोस्ती कराई, उसके 5-6 महीने बाद हमारा आधा मुल्क अलग हो गया, लेकिन हम उस वक्त दोस्ती कराने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अच्छा, फिर तीसरी बात कि हम अफगानिस्तान में जब जंग हुई 80s में तो उनके बहुत करीबी हलीफ बने। तो बात ये है कि अच्छा, फिर अब इस वक्त के माहौल में आप आ जाते हैं कि जनाब इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, तो जिन सियासतदानों और पार्टी से वो मिल रहे हैं वो ऑब्वियसली इसको अपने वोटर को और अपने मुखालिफिन को सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिए जी हमें ज्यादा अमेरिका अहमियत देता है, इसलिए हमसे मिलने आए हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरा पहलू बताता हूँ जो इससे ज्यादा दिलचस्प है। उनके मुखालिफिन ने, उन्होंने अभी कहा नहीं है लेकिन कहेंगे कि देखें जी ये अमेरिकी साजिश हो रही है। वो कह रहे हैं ना, पीटीआई वालों ने कह दिया। हमारे दाखिली सियासत में अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको याद करा देता हूँ। आपको याद है एक हमारे साबिक वजीर आजम थे जिनको 4 साल की ख्वाहिश रही कि उनको अमेरिकी सदर का फोन आ जाए जी ठीक है, लेकिन वो फोन नहीं आया। तो अमेरिका ने फोन क्यों नहीं किया? इस बात को गुलामी की जंजीरें वहां क्यों नहीं टूटी? नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ भाई। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, 5वीं बड़ी आबादी है, बड़ा अहम मुल्क है, जियो स्ट्रेटेजिक एलाई रहा है। एक फोन करने में क्या मसला है? क्योंकि उनको पता है कि अमेरिकी सदर का फोन यहाँ का वजीर आजम अपनी दाखिली सियासत में अपने कद काठ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा कि देखो मैंने अमेरिकी सदर को बता दिया है कि ये करनी चाहिए चीजें। तो उनको पता है कि वो आपको ये कद काठ और ये लेजिटिमेसी ग्रांट नहीं करना चाहते, और उनको पता है कि पावर कहाँ लाई करती है, और इस पे बड़ा वो साफ तल मिलाया करते थे। लेकिन कहने का मतलब इस सारी गुफ्तगू का ये है कि इन तमाम हकायक से ये चीज साबित होती है कि हमारी दाखिली सियासत में ना, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के बात खत्म करता हूँ। आप एक गाँव में रहते हैं ना, तो आपका अगर कोई बहुत ज्यादा, आप ना अमीर है, ना वेल कनेक्टेड है, ना तालीम याफ्ता है, ना मुतमव्विल है, तो आपके गांव में कोई बड़ा आदमी आता है ना, तो आप उसकी बड़ी तशहीर करते हैं गांव में, ताकि उसके
आपके घर में आने को आप अपने कद काठ और रस्म रसूख में, अपने स्टेटस में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब बात समझ रहे हैं? तो यही काम हमारी सियासी जमातें और समाजी लीडर्स भी करते हैं कि देखें जी वो मुझे अहमियत देते हैं, मुझसे मशवरा करने आए थे कि जी जनूबी एशिया की पॉलिसी क्या होती है, तो मैंने उनको बता दिया कि ये करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो ये वो मामलात हैं जिनको मैं समझता हूँ हकीकत पसंदाना अंदाज में आवाम को जानना जरूरी है। बिल्कुल, बड़ी अहम मामलात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक दुबई में क्लाइमेट चेंज के हवाले से अहम इजलास होने जा रहा है, जिसे COP28 का नाम दिया गया है। ये साल का अक़वाम मुत्तहिदा का अहम मौसमियाती सरबराही इजलास है, जो मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के फ़रीक़ैन की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी जिसे COP कहा जाता है, उसके तहत हर साल रुकन ममालिक का इजलास होता है और इस बात पर गौर किया जाता है कि मुल्क सिफारिशात पर किस हद तक अमल कर रहे हैं। अब ये तंजीम ममालिक पर ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज रोकने के लिए शराइत भी आयद करती है, जिस पर अमल दरामद लाजमी होता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। अब इस इजलास में 198 दस्तखत कुनंदगान इकट्ठे होंगे, जो हर साल मौसमियाती तब्दीलियों को महदूद करने और इसके असरात के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिशों पर तबादला ख्याल करने के लिए मिलेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी होगी इसमें और मौसमियाती फाइनेंस, गवर्नेंस, पाकिस्तान के बड़े शहरी मराकज़ में माहौल पर तेज़ी से शहरी आबादकारी के असरात और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो दिलाई जाएगी। राव खालिद साहब, क्या सिग्निफिकेंस है इस इजलास की और पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल दरपेश है? ज़ाहिर है स्मॉग का बड़ा एक अहम इशू है, लाहौर इस वक्त टॉप पर आया हुआ है ख़राब मौसम के लिहाज से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से। किस तरह आप देख रहे हैं इसमें हम अपना केस भी प्रेजेंट कर सकते हैं और हमें फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, ये इजलास तो बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बहसें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो ग्रीन हाउस गैसेस का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जो बड़े मुल्क अमेरिका हो गया पर्टिकुलरली, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। टारगेट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उस पर वो उनको जी एड्रेस नहीं कर रहे। और ये यानी इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन में, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा हम उठाते हैं। तो उसके ऊपर हमें कंपनसेशन का भी वो करने की बात की जा रही है। तो यकीनन इजलास होते हैं, बहस होती है, चले जाते हैं, लेकिन बहुत सीरियसली इसको नहीं लिया जाता। तो एक वो टर्म इस्तेमाल करते हैं, इगोइस्टिक एनवायरमेंटलिस्ट जो है ना, वो एटीट्यूड जी। तो ये वो है जो बड़े लोग नहीं होते कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है जी, हमें क्या, वो अमेरिका जैसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस से तो क्या हुआ, ट्रम्प की भी तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो वो एक हाँ जी, तो ये जो इगोइस्टिक एटीट्यूड है ना एनवायरमेंट के हवाले से, ये बहुत बड़ी रुकावट है इस सारे मामलात में। तो हम अगर अपनी बात करें, हमें अपने तौर पे जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, हमें उस पर तो कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। दुनिया किस तरह से देख रही है, किस तरह से सोच रही है, उसका इम्पैक्ट यकीनन आ रहा है, लेकिन हमें अपने तौर पे देखना चाहिए कि अगर स्मोक हमारे यहाँ है तो उसको हमने किस तरह से उसको एड्रेस करना है, या उसके वजह क्या है। कभी हम भट्टे बंद कराते हैं, कभी हम दुकानें बंद कराते हैं, कभी हम कहते हैं जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें। सारा दुनिया भर में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, हमारे से ज़्यादा गाड़ियाँ न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में और बाकी उनके जो हाईली डेंस पॉपुलर डेंसिटी है वो मूव करती है। लंदन में है, वहाँ क्यों नहीं स्मोक होती? वजह यह है कि हमारे यहाँ जो जिस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल होता है उसका बड़ा एक इशू है नेचुरली। हमारे यहाँ अभी कल परसों की खबर है, रिफाइनरीज को लिखा ओगरा ने कि जी आप वो यूरो 5 की प्रोडक्शन के हवाले से वो एग्रीमेंट साइन करना है, उन्होंने कोई देनी है चीज़ें। किसी रिफाइनरी एक के अलावा किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ना कोई बात की उसके ऊपर। अब वो लेके बैठे हुए हैं, वो उसकी जाहिर है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर हमारी एक कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री और कंसंट्रेशन ऑफ, उसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कुछ शहरों में हो गई है। लाहौर में जैसे उसके लाहौर से लेके शेखुपुरा, फैसलाबाद तक और लाहौर से लेके गुजरावाला, सियालकोट तक इंडस्ट्री लगी हुई है सारी। उसकी वजह से पॉपुलेशन भी आ गई। इंडस्ट्री की पोल्यूशन
प्लस पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन की वजह से पोल्यूशन उसकी बढ़ रही है। उसके लिए हमने कभी नए शहर आबाद करने की कोशिश ही नहीं की कि नए शहर आबाद करें। हम इंडस्ट्री को, भुट्टो साहब के दौर में एक एफर्ट हुई थी कि छोटे शहरों के में जाके इंडस्ट्री लगाई जाए, उन्होंने इंसेंटिव्स भी दिए थे उसके ऊपर, और कुछ जगह पे वो हुई भी थी, लेकिन फिर ले दे के फिर वापस भागते हैं लोग उधर ही शहरी सहूलतों की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से। तो हम अपने तौर पे जो इस पे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको करें। फिर हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम आता है फ्लड्स का, जो हम देख रहे हैं इतने अरसे से, उसमें हमने जो कैचमेंट एरिया हमारा उसकी तबाही फेर दी है। अभी उस पर पिछले दौर में बहुत सा काम हुआ, दरख्त लगे, कुछ 10 साल में वो बिलियन ट्री मंसूबा, बिलियन लगे या नहीं लगे, या 5 बिलियन लगे या 10 बिलियन लगे, लेकिन एक शुरू हुआ, उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। अभी लेटली खबर आई है 8-10 दिन पहले कि वहाँ से फिर कटाई शुरू हो गई उन दरख्तों की, जो रोका जा रहा था बड़ी शद्दोबद से वहाँ पे। उसका इम्पैक्ट क्या है? 2 बड़े सीरियस इम्पैक्ट उसके आ रहे हैं। एक, कैचमेंट एरिया आपका जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बादल जब उस कैचमेंट एरिया में आते थे, बारिश होती थी, वो बारिश एक स्मूथ तरीके से होती थी, नॉर्मल तरीके से होती थी, पानी आराम से उसका आ जाता था, आपके डैम्स में आ जाता था, आपके स्टोरेज वगैरह कैपेसिटी फिल हो जाती थी। अब क्या होता है, अब कैचमेंट एरिया में क्योंकि बादल आते हैं, वहाँ पे कैचमेंट एरिया नहीं है, वो टेम्परेचर जो चाहिए पानी बारिश होने के लिए वो होता नहीं है, तो वो नीचे आके जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो एकदम से उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, फ्लड्स आते हैं, सारे कुछ आते हैं। फिर सिल्टिंग होती है आपके डैम्स में, जिस तेज़ी से वो आते हैं, पानी आता है, वो सिल्टिंग करता है। आपके कैचमेंट एरिया में दरख्तों की वजह से पत्थर रुकते थे, सिल्ट रुकती थी, वो सारा खत्म हो गया, तो आपके सारा सिल्टिंग, आपके डैम भरने शुरू हो गए सिल्टिंग से। इतनी बड़ी तबाही आपके यहाँ आ रही है, आपको डैम आप नहीं ठीक कर पाए। तो हम जो अपने तौर पे कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। उसके लिए हम यकीनन इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपना केस पेश करते हैं, लेकिन हमें अपने तौर पे भी जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। नजमुल साकिब साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो इस इजलास की सिग्निफिकेंस के हवाले से, COP28 हो रही ना, तो पिछले जो 27 कॉप्स हुई हैं उसमें क्या हुआ, किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स देखी गई, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई, और हम खुद अपने तौर पे भी क्या कर सकते हैं, ये इस हवाले से ही बताइएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर। देखिए, आपने बताया हमें कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में ये इजलास होगा। 196 ममालिक यानी सूझ समझिए पूरी दुनिया यानी वहाँ पे मौजूद होगी। कुछ नए पॉलिसी फैसले किए जाएंगे। ठीक है। इस टॉपिक के बारे में चूँकि 1992 से जब से रियो समिट हुई है ब्राज़ील में, उस वक्त से लेके अब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब सबसे पहले बात हुई थी आज तक, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे शौक भी है इस सब्जेक्ट का। अच्छा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा दीजिएगा ताकि मैं आपके देखने वालों को इसकी टेक्निकल पहलू भी बता सकूं और ये भी बता सकूं कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अब तक क्या किया है, क्या करना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो COP28 है उसका सबसे बड़ा बुनियादी जो टॉकिंग पॉइंट होगा, जिस पे सारे ममालिक, डेवलपिंग वर्ल्ड भी और डेवलप्ड वर्ल्ड भी, वो बात करेंगे, वो है आपका लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड, जिस पे पिछले COP में भी बात हुई थी। अब यह कि 21वें COP में, जो कि आज से यूं समझिए कि 7 साल पहले की बात है, उसमें यह बात हुई कि जी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, यानी जो अमीर ममालिक हैं, वो गरीब ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और साथ ही ये कि जो ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट्स हैं, जिसमें कि पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान गरीब LDCs में नहीं आता, तो उनके लिए जो है वो बाकायदा एलोकेशन की जाए। यानी इन्होंने एक ट्रस्ट भी कायम किया हुआ है, ग्रांट्स दी जाती हैं ताकि आप क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाएं। अच्छा, ये भी बात हो गई। अब एक पेरिस जो आपका है, यानी जो आपका हुआ यानी क्लाइमेट चेंज पे, उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हुई, और उसमें दोबारा से यानी पेरिस एग्रीमेंट में ये बात हुई, रीअफर्म किया गया वही बात जो मैंने अभी दोहराई है कि जी इसको गरीब जो बहुत ज़्यादा LDCs हैं उनको पैसे दिए जाएं। अब हुआ ये कि अमीर मुल्क जो है वो मुकर गए। कुछ अरसे बाद मुकर गए। उन्होंने कहा जी वॉलंटरी करेंगे बस। अच्छा। जो जितनी देना चाहता है वो दे, और जो नहीं देना चाहता उसका भी भला। ये वाली चीज जो है इस वक्त सामने होगी। लॉस एंड डैमेज फंड में देखा जाएगा किस मुल्क को कितने पैसे ग्रांट्स में देने हैं, कोई मुल्क डिजर्व करता है कि नहीं। इसीलिए तो 12 दिन में यही बहस होगी। बात सिर्फ पैसे की है, कहां से आएगा, किस चैनल से जाएगा, रीएम्बर्स होगा कि नहीं, और इसकी ग्रांट्स अगर हैं तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। अब जरा थोड़े से फिगर्स आपको बता देते हैं जी।
यानी ये जो कॉप वाले हैं, क्लाइमेट चेंज वाले, जो दुनिया का ये यानी बहुत बड़ा फोरम है, इसके मुताबिक 434 बिलियन यानी 434 अरब डॉलर चाहिए सालाना पूरी दुनिया को, ताकि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो सके। 434 बिलियन। सही है। हमारी जो फॉर्मर क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक फिगर दी। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ पाकिस्तान को 348 बिलियन डॉलर चाहिए 2030 तक, ताकि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो सके और वो हिसाब किताब जो है कि 2% से कम हो, टेम्परेचर वगैरह 1.5 जो है वो आपका सेंचुरी के आखिर तक हो, वगैरह वगैरह। तो ये फिगर्स दिए गए। बिल्कुल। अब ये कि क्या पाकिस्तान को मिला कुछ इसमें से? अब तक इतने ज्यादा हुए। फिगर्स ये बताती हैं कि 2016 से लेके आज तक पाकिस्तान को सिर्फ 86 मिलियन डॉलर की ग्रांट मिली है, एज कंपेयर टू 300+ बिलियन डॉलर्स। अभी तक 2016 से 86 मिलियन डॉलर मिले हैं और वो भी ग्रांट्स में मिले हैं। अब इसका क्या है? एक सवाल यहां पैदा होता है कि आप जिनीवा में कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, बड़ा हो गया, हिसाब किताब हो गया। तो मैं आपके तमाम नाजरीन की उसकी यानी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें सारे का सारा कसूर डेवलप्ड वर्ल्ड का नहीं है, अमेरिका या यूरोप का या यूरोपियन यूनियन का, इसमें हमारा भी कसूर है। अच्छा। बताता हूं आपको क्या है। ठीक है। देखिए, जब भी कोई दुनिया के किसी फोरम पे प्लेज होते हैं कि जी ये प्लेजेस हैं, ये हम प्लेज करते हैं, इतने मिलियन डॉलर हम पाकिस्तान को देंगे, उसमें क्या होता है? वो ये नहीं होता कि आपने एक चेक लिखा और अगले दिन चेक आ गया, आपने नेशनल बैंक से जाके हबीब बैंक से कैश कराया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। दो इसके पहलू हैं। आपने हर प्लेज के कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोजेक्ट्स प्रपोज करने होते हैं। ठीक है कि जी ये वाला जो आप प्लेज करेंगे उसमें ये प्रोजेक्ट्स हम प्रपोज करेंगे। और हमारे जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम हैं, उन्होंने ये जो UNGA का सेशन हुआ है जनरल असेंबली का, उसमें इन पासिंग उन्होंने किया, यानी हवाला जरूर दिया कि वो प्रोजेक्ट्स हम प्रपोज करेंगे। क्या अभी तक हो गए हैं? मेरे नॉलेज में नहीं है। तो ये कहना कि जी वो प्लेजेस पूरे नहीं कर रहे, भाई आपने जो काम करना है वो कीजिए, आगे चलिए। यानी इस वक्त की आखिरी दो बातें। ठीक है। अब उसमें यह है कि आपको वो पैसे क्यों नहीं देते? क्योंकि एक जो शुबा है डेवलप्ड वर्ल्ड का पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ, वो ये है कि हम देते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा, आप उसको किसी और जगह इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी यानी MNAs को हमने ग्रांट्स देनी है ताकि वो वहां डेवलप। भाई आपको जिस मकसद के लिए पैसा दिया गया है उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज्यादा हमारा प्रॉब्लम है। जब हम दुनिया को फेस करते हैं, को डेलीगेशन लेवल टॉक्स होती हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई जो ये आप पैसे दे रहे हैं हम इस मकसद के लिए, लेकिन वो शक करते हैं। इसी की वजह से जो पाकिस्तान में मौजूद NGOs हैं वो उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि जी ठीक है हम ये पैसे इन NGOs को दे देते हैं, ये वो प्रोजेक्ट जो है रन करेंगी। ये है उसकी सूरत हाल। इस वक्त की आखिरी बात जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये कॉप हो रही है 28 दुबई में। हमसाये में ही अगर आप देखें तो गजा में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 12,000 से लेके को 13,000 तक की अभी तक फिगर आ चुकी है, फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आती, मैं जब इसके बारे में देखता हूं कि आप कार्बन कंट्रोल्ड अर्थ प्लैनेट को बनाना चाहते हैं, उस प्लैनेट को जिसमें से कि इंसान खत्म हो रहे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है गजा में, ये जो फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं और ये तबाह बर्बादी हो रही है, और पूरा आपका जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट जो है दुनिया का, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है और वो कुछ नहीं कर सक रहा। तो मेरे लिए सोचने का मकाम है कि ये क्लाइमेट चेंज जिसमें आपने ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंज का क्या करना है? तो फिर मुझे ख्याल आता है कि इंसानियत नाम की चीज, उसकी रेलेवेंस और उसकी अहमियत मुझे लगता है ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, बड़ी अहम और बड़ी गहरी बात कह गए हैं आप नजमुल साकिब साहब। डॉक्टर साहब, ये जो इजलास होते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, ये बस ऐसे ही दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, या कोई फ़ायदा भी होता है इसका? और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह देख रहे हैं इसको? नहीं जी, बड़े अहम इजलास होते हैं, मैं इसकी अहमियत बताता हूँ। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब ने जो आखिरी बात की उसी को थोड़ा सा वहीं से बात शुरू करता हूँ। आइंस्टाइन साहब एक बड़े मशहूर साइंसदान गुजरे हैं जी। उन्होंने एक दफा बड़ी प्रोफाउंड बात की है कि इंसानियत का सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसानियत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो तरक्की है
उसमें वो अपने शऊर और मोरालिटी से बहुत आगे निकल गया और मोरालिटी और एहसास जिम्मेदारी बहुत पीछे रह गई है। तो उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ उससे। देखिए अहमियत क्या है, पहली बात यह है कि इस वक्त आलमी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के जो बड़े मसले हैं ना 3-4, उसमें मईशत छोटा मसला है, उसमें तरक्की छोटा मसला है, उसमें एटमी हथियारों का फैलाव इससे कम अहम है। इसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो ग्लोबल कॉमन का मसला है, पूरी आलमी बरादरी का मसला है, वो क्लाइमेट चेंज इसलिए है कि इंसानियत की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, चाहे उसकी हेल्थ हो, उसकी फूड सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, हर चीज जो है वो क्लाइमेट चेंज उस पर असरअंदाज हो रही है। और बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा और जो तमाम बड़े आलमी इदारे हैं वो ज़ाती मफाद की वजह से बड़ी ताकतों के इन मसाइल पे तवज्जो देने और इनका एक कंसेंसस बेस्ड आलमी हल पेश करने में नाकाम नजर आती है। ये बुनियादी बात है। ठीक है। अब मैं इसके 4 पहलू बता देता हूँ क्विकली, जो आपकी दिलचस्पी का बायस होंगे। जरूर। लेकिन दुनिया जो है ना, क्लाइमेट चेंज को चार हिस्सों में दुनिया डिवाइडेड है। एक तरफ वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं जो कि आलमी ताकतें हैं, डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है और साथ ही साथ इंतहाई मफाद परस्त हैं और उनकी कार्बन एमिशन भी दुनिया में बहुत ज्यादा है और उनकी और उसके जो असरात हैं वो दूसरे ग्रुप में पड़ रहे हैं। दूसरा ग्रुप वो डेवलपिंग ममालिक है, ग्लोबल साउथ आप इसको कह लें या तरक्की पजीर दुनिया कह दे, जो कि जो गलतियां हैं डेवलप्ड कंट्री की और गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है हाइड्रोकार्बन्स का, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये दूसरा ग्रुप है। लेकिन ये डेवलपिंग कंट्री है तो इनका असर व रसूख जो है और पावर जरा कम है। तीसरा पहलू जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इमर्ज कर रहा है, इसमें एक इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्रियल लॉबी एक इमर्ज कर रही है ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से, जो जिसका इंटरेस्ट ये है कि वो चैलेंज करे मोनोपोली हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, ऑयल और गैस इंडस्ट्री के मोनोपोली को एनर्जी प्रोडक्शन में, और वो अल्टरनेटिव एनर्जी को प्रमोट करना चाहती है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम होता है कि वो पिच करते हैं अपने मफादात को बढ़ाने के लिए कि जनाब हम अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाएं, न्यूक्लियर पे जाएं, सोलर पे जाएं, हाइडल पे जाएं और चीजों पे जाएं, ताकि उन इंडस्ट्रीज का फायदा हो जो कि हाइड्रोकार्बन की मोनोपोली को दुनिया में चैलेंज करना चाहती है। तो उनके लिए ये फोरम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चौथा मैं बता दूं ग्रुप वो रियासतें हैं जिनकी सोच हमेशा से बदकिस्मती से रही है सानू की, यानी कि उनमें शऊर की, एहसास की, सलाहियत की कमी है कि इसके नुकसान का वो इदराक नहीं कर रहे। और जिस तरह राव साहब ने बहुत अहम बात की कि हमारे माशरे में मसला सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए या हमारे नुमाइंदे उस कॉन्फ्रेंस में जाके क्या बात करेंगे, बात यह है कि क्या हम अवामी सतह पे मीडिया के जरिए, तालीम के जरिए, रेगुलेशन के जरिए, कानून के जरिए एक जिम्मेदार माशरा बना रहे हैं कि हम अपने ईंधन को एक जिम्मेदार अंदाज में इस्तेमाल करें, गाड़ी को और ट्रैवलिंग को जिम्मेदार अंदाज में डेवलप करें, ताकि हम कम से कम जो हमारी कौमी तवानाई की ज़रूरियात हैं उनको मीट करने के बावजूद उसका खमियाजा या नुकसान कम कर सके। बाकी दुनिया क्या करती है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है या नहीं, उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कम से कम हम अपने मुल्क के अंदर जो नुकसानात हैं उनको तो बेहतर गवर्नेंस के जरिए से कम करने की कोशिश करें। वेरी राइट। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक का स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आज फाइनल खेला जा रहा है। द मोस्ट फेवरेट अनबीटेबल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज इस वर्ल्ड कप में पहली बार भारतीय बैटिंग लाइन लड़खड़ाती हुई नजर आई, जब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे मंझे हुए बैट्समैन सिर्फ 4 रन बनाकर बड़ी जल्दी आउट हो गए। फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। शर्मा 47 जबकि कोहली 54 रन पर आउट हो गए। भारत की जानिब से सिर्फ 240 रन का हदफ दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जाहिर है पाकिस्तान तो सेमीफाइनल से निकल गया था, नजमू साकिब साहब, लेकिन जो अपने आर्च राइवल्स को लड़खड़ाते हुए देखने का थ्रिल है, मुश्किलात का शिकार होते हुए देखने का थ्रिल है, वो अपनी जगह है। देखिए जी, मैंने तो जब ये मैच शुरू हुआ और जब ये 2 विकेटें जिनका आपने जिक्र किया है गए, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा भाई 250 बनते नज़र नहीं आते, तो वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझसे आप पूछें कि अगला मैच कैसे होगा और फलां का क्या रिजल्ट निकलेगा। मुझे सिर्फ ये पता था कि रोहित इस वक्त फॉर्म में है, रोहित ने कमाल कर दिया और वो उसी तरह से उसने शुरू किया। लेकिन ये है कि बाकी लोग जो हैं, देखें इसमें एक वाइकेरियस किस्म की हमें खुशी मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब ये है कि भाई उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्योंकि इंडिया हारेगा। तो हम तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं पहले दिन से, जब से पता लगा कि फाइनल में, पहले दिन से जब से पता लगा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में है और इंडिया उसके मुकाबले में। अब आते हैं जरा पाकिस्तान की तरफ। तो मैं जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं जा सका। पूरी कौम जो है वो बड़ी उदास, परेशान, हैरान परेशान। पाकिस्तान, जंगल, चीन, जापान, यानी हर चीज जो है हिंदुस्तान, उसमें ये हुआ कि भाई ये हम अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो क्या। फिर ये हुआ वही जो कि पिछले कई बरसों से हम देखते हैं, वही हुआ। सिलेक्टर चेंज कर दें, कैप्टन चेंज कर दें, कोच चेंज कर दें, मैनेजमेंट चेंज कर दें। अच्छा भाई बाबा, क्या इससे मुझे ये बताइएगा रामीन कि क्या मंजर बदलने से पस मंजर बदल जाता है? क्या चेहरे बदलने से तब्दीली आ जाएगी? तो मुझसे किसी ने पूछा जी फिर क्या चीज तब्दील करें? तो मेरे ख्याल में जहां तक क्रिकेट की बात है, हमें सिर्फ एक चीज चेंज करनी है। वो क्या? सिलेक्टर नहीं चेंज करने, कोच नहीं चेंज करने, प्लेयर्स नहीं चेंज करने, कैप्टन नहीं चेंज करना, मैनेजमेंट नहीं चेंज करनी। हमने सिर्फ एक चीज चेंज करनी है और वो है हमारा माइंड सेट। अच्छा, हमने अपना माइंड सेट चेंज करना है। मिसाल के तौर पे कि मेरिट देखना है, पर्ची नहीं देखनी किसकी आई है, मेरिट देखना है। ये यानी माइंड सेट चेंज करने वाली बात है, बात है। जब सिलेक्शन की बारी आए तो कोई फोन आपको आ जाता है, तो आप जरा देखें कि यार ये जो आपने कैप्टन अभी बनाया है यानी टेस्ट का, जी एक ऐसा प्लेयर जिसकी जगह नहीं बन रही, उसको आपने किस बेसिस पे बनाया है? ये उसके टेस्ट फिगर्स देख के बनाया है, उसकी परफॉर्मेंस देख के बनाया है, या कोई फोन आया था या कोई पर्ची चली थी? तो पहली बात तो हुई, आपने अपना माइंड सेट चेंज करना है। दूसरा आपने क्या करना है, आपने दुनिया को देखना है, दुनिया क्रिकेट खेल कैसे रही है, उस तरह का खेल खेले जिस तरह, यही हाल हमारा हॉकी का हुआ था। हम अपनी ग्रास पे ही खेलते रहे, दुनिया ने ऑस्ट्रो टर्फ बना ली, उन्होंने इतने बड़े बड़े उनके जो होते हैं ना वो जो यानी मोटी टांगों वाले प्लेयर्स आ गए, उन्होंने लंबी लंबी शॉटें लगानी और हम उसी तरह से समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और वो ड्रिबलिंग में ही हम लगे रहे। हमने अपने उस फॉर्मेट को समझना है, एक ऐसी चीज जो कि दुनिया कर रही है उस तरह करें। रोहित जैसा कौन सा प्लेयर है आपके पास इस वक्त? एक इनिंग्स खेली है उसने, यानी फखर जमान ने, और उसने बताया कि हमारे यहां टैलेंट है, अगर आप खुल के खेलने की इजाजत दें। दूसरी चीज क्या है कि आपके जो तीनों फॉर्मेट्स हैं, उन तीनों फॉर्मेट्स का माइंड सेट देखिए। उन तीनों फॉर्मेट्स के लिए आप 3 अलग से टीमें बनाएं। जरूरी नहीं है कि बाबर आजम को आप जो है वो सारे के सारे उसमें रखें जहां पे वो फिट बैठता है। और मेरे नजदीक वो इन तीनों में से 2 में फिट बैठता है, 1 में फिट नहीं बैठता। मुझसे ना पूछिएगा क्योंकि उसमें उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, उसमें वो फिट नहीं बैठता। तो आप T20 में उसकी जगह नहीं है, ठीक है रामीन, T20 में मेरे नजदीक उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह नहीं है, बड़े बड़े लोग। अच्छा, तो आपने माइंड सेट चेंज करने का आपको बता दिया। फिर यह है कि जो आपका चेयरमैन लगता है और खुदा के लिए वो किसी गैर सियासी आदमी को लगाएं।
ये कोई ऐसी कुर्सी नहीं है कि इस पे बैठ के आपने सिर्फ ये देखना है, दिखाओ भाई कितने पैसे हैं यानी हमारे बोर्ड के पास, मेरे फलाने टूर का बंदोबस्त करो और फलानी जगह भी मैं ये करूंगा और वो करूंगा। हमने अगर इस खेल को देखना है या इस खेल को आगे बढ़ाना है या ज्यादातर मैचेस और टूर्नामेंट्स जीतने हैं, तो हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है। जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट जानता हो, उसको मैनेज करना आता हो, उसको मैनेजमेंट का पता हो, और उसको ये हो कि मकसद उसका क्या है कि मैंने मेरिट पे काम करके अपनी टीम को टूर्नामेंट्स जितवाने हैं। ये टॉकिंग पॉइंट हो, ये ना हो कि अभी नजम सेठी साहब आ गए इसलिए कि हुकूमत बदल गई है, अभी वो आ गए। आखिरी बात जी, क्या ये एक लफ्ज में अगर मैं बताऊं तो प्रोफेशनलिज्म की कमी है हम में, वो हर जगह पे। और क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। राव खालिद साहब, ज़ाहिर है तब्दीलियाँ बड़े पैमाने पर देखी गई। बाबर आजम की कैप्टनसी उन्होंने खुद छोड़ दी, फिर शान मसूद आ जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं, फिर टीम मैनेजमेंट के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर बना दिया, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर, उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी कोई तजर्बा नहीं है कोचिंग का, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, फिर हफीज़ ने आज तक ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला है। ये सारे क्रिटिसिज्म आप समझते हैं ये ठीक है? और अभी भी जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो भी ठीक नहीं की गई हैं? देखिए, ये अप्रोच एक है। हम हमारे उधर एक होते थे भाई साहब जो पंचर की दुकान थी उनकी, तो वो मोबाइल किस्म की थी, वो कहीं ठैया लगा के बैठ जाते थे, तो उनको पता चलना कि वहाँ पे पंचर होगा तो वो ठैया उठा के वहाँ चला जाते थे। वो उसको हम कहते थे जिथे पंचर उथे दुकान। तो ये इस टाइप की अप्रोच जो है ना कि अब यहाँ पंक्चर हो गया तो यहाँ ये यहाँ दुकान बना ली, वहाँ पंक्चर हो गया वहाँ बना ली, इसने T20 में अच्छा कर दिया, इसको टीम में निकाल कर लो। हाँ, वो यॉर्कशायर का कप्तान बन गया, उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दो। भाई आप देख तो लो भाई, मैं पर्सनली शान मसूद को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने मेहनत बड़ी की है। उसमें जो कमजोरियाँ थी उसने बरतानिया में जाके पूरी अब साल पूरा गुजारा उसने वहाँ ट्रेनिंग के लिए। अब वो यॉर्कशायर का कप्तान है। अब यॉर्कशायर की कप्तानी में उनकी टीम 8 में से 7वें नंबर पे है, तो वो भी देख लेते आप कि उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे एज कैप्टन क्या रही है। तो बुनियादी तौर पे मसला वही है जो नजम साकिब साहब ने पॉइंट आउट किया। हमारे यहाँ जो अप्रोच है ना वो ये होती है, एक बंदा दो चार क्रिकेटर इकट्ठे हो जाते हैं, पाव भर गोश्त के लिए पूरी गाय को ज़िबा कर दो। तो इस किस्म की अप्रोच हमेशा रही है, जैसे मुख्तलिफ शोबों में हमारी है, कोई ये डिफरेंट नहीं है। उस हवाले से अगर कहा जाए कि कोई PCB को डिफरेंट काम कर रहा है, लेकिन ये है कि हम कब ठीक करेंगे, हमें एक एनालिसिस होता है हर गेम के बाद। अब जो साउथ अफ्रीका का कप्तान चेंज हो गया, क्या इंग्लैंड का कप्तान चेंज हो गया, बुरी तरीन परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड ने, क्या उसका कप्तान तब्दील हो गया? तो ये हमें क्या मसला पड़ा है कि हम वैसे बाबर की आप करें, चेंज करें, जरूर करें। आगे आपकी कैप्टनसी ठीक थी उनकी, नहीं उनको देना चाहिए था इस्तीफा या उनको हटाना नहीं चाहिए था PCB की तरफ से? मेरे हिसाब से उसको फोर्स नहीं करना चाहिए था कि आप ये रख ले तो बाकी छोड़ दें आप। इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो एक बेहतर कप्तान है और था। और वो मैं आपको बताऊं, ये जो PTI के चेयरमैन को निकालने का जो हुआ था ना असर बाकी पार्टियों पे, तो ये वाला असर इसका होगा PCB के ऊपर और जिन लोगों ने उसको साजिश करके निकाला है। अच्छा, क्योंकि वो बहुत अच्छा कप्तान भी था, बहुत अच्छा उसकी आप कारकर्दगी देखें, एज कैप्टन के तौर पे आप उसकी देखें, एज कैप्टन के तौर पे उसकी कारकर्दगी देखें ना, परफॉर्मेंस, उसके स्टैट्स देखें, स्टैट्स पे ही जाते हैं ना आप, परफॉर्मेंस देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, उसकी अपनी कारकर्दगी। कई दफा बंदा कप्तान बनता है, अपनी कारकर्दगी नीचे चली जाती है, उसकी अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही थ्रू आउट। तो मसला क्या था? मसला यही था कि इसको बनाना है, उसको हटाना है, तो वही पाव भर गोश्त अपना ले लो भाई, चलो ठीक है, बाकी गाय जाती है जहां बाढ़ में जाए। डॉक्टर साहब, ये जो सारी तब्दीलियां की गई, खास तौर पे बाबर आजम की मैं बात करना चाहूँगी, एज ए कैप्टन उनको हटा देना, इज दैट द फाइनल एंड द ओनली सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? बिल्कुल नहीं जनाब। मैं जो कि क्विकली बस ये बताऊंगा आपको कि मैं जो कि क्रिकेट खेलता हूँ, बल्कि आज सुबह भी मैंने खेली है। अच्छा, तो और मैं इवन पंजाब यूनिवर्सिटी लेवल तक खेलता रहा हूँ। अच्छा। डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेली है मैंने। तो देखिए, मैं बहुत जामिया तज्जिया किया एम्बेसडर साहब ने, मैं उसी को थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज करता हूँ। पहली बात ये है कि पाकिस्तान शायद वाहिद एक बड़ी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है जिसके बोर्ड के सरबराह का शायद ये हुस्न इत्तेफाक है कि वो उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कोई पॉलिसी है? ये एम्बेसडर साहब से पूछें
ये 22 ग्रेड में रिटायर हुए हैं कि 17 ग्रेड के एक अफसर के लिए कितनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरिट और टेस्ट और इंटरव्यू। तो पीसीबी के चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए क्या क्राइटेरिया और मेरिट रिक्वायर्ड है? आप बात कर रहे हैं उसके एक प्लेयर की, भाई टीम की तो कोई अहमियत ही नहीं है। मैं बल्कि फ्रैंकली आपसे कह रहा हूँ जी, भाई टीम तो एक प्रोडक्ट है ना उस निजाम की जो कि आपका क्रिकेट का सिस्टम है। बोर्ड का काम खाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो सिलेक्ट करना नहीं है, उसने तो पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट के निजाम को मेंटेन और इम्प्रूव करना है और उसको आलमी सतह पे मेंटेन करना है। पहली बात तो क्या उसमें ये काबिलियत और सलाहियत और ख्वाहिश मौजूद है? पहली बात तो ये है, तो मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि देखें आलमी सतह पे हम इस चीज का इदराक, हम चूंकि क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं प्रोफेशन, मतलब एक खेल के तौर पे एज अ नेशन, तो हम इस चीज को भूल जाते हैं कि क्रिकेट जो है वो एक दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री जो होती है ना उसमें बड़ा प्रोफेशनल निजाम होता है, तालीम का, तरबियत का, हेल्थ का, एजुकेशन का, कोचिंग का। ये सिर्फ एक बंदे के रॉ टैलेंट को डिस्कवर करके उसको ग्राउंड में भेजने का, सिलेक्ट करने का नाम नहीं है जिस तरह के 60-70s में होता था। मुझे जो उम्मीद की किरण नजर आती है नए डायरेक्टर क्रिकेट के आने के हवाले से, क्योंकि मैंने जब भी उनसे बात सुनी है तो मैंने देखा है कि वो एक बुनियादी बात ये करते हैं जिससे मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने का और सिलेक्ट करने का और ट्रेनिंग का जो निजाम है वो 80s और 90s में जो था वही चल रहा है। आपने ट्रेनिंग, टैलेंट हंटिंग और साथ ही साथ अपनी डाइट, फूड, लाइफस्टाइल और टेक्निक जो है वो आज की 2023 वाली नहीं है। मैं क्विकली आखिरी बात कर दूं, देखें आप इस वक्त वर्ल्ड कप की जो टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप में खेली हैं उन 9 टीमों को 3 कैटेगरीज में, 3 क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखें ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड कप कौन जीतता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका एक और तरह की क्रिकेट खेलते हैं। ये इनमें 3 चीजें हैं, ये एग्रेसिव बहुत होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 2 ये जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। नंबर 3 ये कि ये लोग जो हैं एक प्रोफेशनल अंदाज में प्लान के तहत आते हैं। ये नहीं कि अभी इसको बॉलिंग दे दो, अभी इसको बॉलिंग कर दो, इसको इधर फील्ड पे खड़ा कर दो। हर अपने ओपोनेंट को आइडेंटिफाई, उसकी वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो बी कैटेगरी की टीमें हैं उनमें पाकिस्तान और श्रीलंका आती है, जो कि आपको नजर आता है कि चंद लोग आके रन करेंगे। हाँ जी, वो रिजवान साहब आके रन करेंगे, अच्छा जी वो इफ्तिखार साहब आके रन रेट तेज कर देंगे। इनके आप देखें आज जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उसने 7 बॉलर ट्राई किए 20 ओवर तक। तो आज क्रिकेट चेंज। और तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड आती है, जो कि ज्यादा सीरियस और अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। उनका स्किल लेवल और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर अभी उतना नहीं है जितना पाकिस्तान और श्रीलंका का है। लेकिन अगर हमारी सोच और मिजाज जिस तरह का एम्बेसडर साहब ने कहा वही रहा तो वक्त गुजरने के साथ शायद ये टीमें भी हमसे आगे निकल जाएंगी। बिल्कुल जी। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।